नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन हो रहा है। यह परीक्षा 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 11 बजे आयोजित करी जाएगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक। तो बिल्कुल भी लास्ट टाइम का वेट मत करिए, उसके पहले ही आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप बायजूस आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो यह परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में आपको 90% तक की जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। तो तुरंत ही इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और डेट याद रखिएगा, 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे इसका टेस्ट होगा। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते आपके लिए साप्ताहिक समसामयिकी लाई जाती है, तो इस हफ्ते का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कल यानी कि 7 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे से ये लाइव आयोजित करा जाएगा, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आपको प्रश्न संख्या 10 पे मिलेगा, जिसको आप सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसका अनुचित रूप से राज्यपाल यदि प्रयोग करते हैं तो उस पर चर्चा की गई है। ये हमारी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे बेसिकली दो आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करी जा रही है। एक तो आर्टिकल हमारा 200 और दूसरा आर्टिकल है 361। देखिए, यहां पर राइटर ये बताते हैं कि नॉर्मली जो राज्यों की विधायिकाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी बिल आता है तो अगर राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो दोनों सदन से यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों से जब वो पास हो जाता है तो पास होने के बाद वो किसके पास जाता है, वो गवर्नर के पास आता है। अब गवर्नर उसको क्या करते हैं, अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, जिसको बोलते हैं कि अपना एसेंट देते हैं। तो यहां पर जो गवर्नर का एसेंट देने वाला भाग होता है, इसी के ऊपर यह पूरा आर्टिकल आधारित है। जब तक उस बिल को एसेंट नहीं दे देते हैं तब तक वो बिल जो है वो एक्ट यानी कि कानून के रूप में पारित नहीं होता है। ऐसा हमारा संवैधानिक ढांचा है। अब यहां पर जहां पर एसेंट का प्रक्रिया होती है उस टाइम पे कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो इस एसेंट की जो शक्ति है उसका कई बार दुरुपयोग करते हैं। यहां पर राइटर देखेंगे, ये एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे, एग्जांपल्स ऑफ केरला और तमिलनाडु का दो एग्जांपल लेके उन्होंने समझाया है। अब तमिलनाडु के एग्जांपल में जो ये नीट का बिल आया था, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का, तो इसमें से जो तमिलनाडु था उनका कहना था कि भाई हम अपना अलग से इसका एग्जाम कराएंगे। उस बिल को गवर्नर ने, इस बिल पे कोई फैसला नहीं लिया। जब ये उनके पास भेजा गया, कई दिनों तक मतलब महीने हो गए उसमें फैसला नहीं हुआ। तो ये देखा गया कि भाई उनके ऊपर तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने दिनों में फैसला लेना है। अब कोई विधायिका जो होती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, वो जो भी राज्य की सरकारें होती हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता ने इनको वोट दिया है, ये जीत के वहां पर सरकार बनाया है। इसका मतलब है कि जनता ने इन पे भरोसा दिखाया है कि ये जो भी नियम कानून बनाएंगे उसको जनता पूरी तरीके से मानेगी। अब जो राज्यपाल हैं वो तो चुने हुए नहीं होते हैं, वो तो कहीं से उनका निर्वाचन नहीं होता है, वो तो मनोनीत करे जाते हैं। तो एक बिल उनकी विधानसभा विधान परिषद दोनों सदनों से पास हो जाता है, उसके बाद जब इनके पास भेजा जाता है और केवल इनके एसेंट ना देने से, इनकी अनुमति ना मिलने से वो बिल एक्ट नहीं बन पाता, तो यहां पर जो राज्य हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये तो असंवैधानिक होना चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि इनको अपना जो भी जवाब है वो तो देना है, परंतु ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उस जवाब देने की जो अवधि है वो कितनी हो सकती है। तो मेन मुद्दा यहां पर यही आता है कि भाई ऐसे तो हम कोई भी बिल बनाते हैं तो वो तो समय तक, बहुत समय तक पेंडिंग पड़ा रह सकता है इनके पास, तो इसका कोई तो उपचार निकालना चाहिए। उसी हिसाब से यहां पर देखिए केरला का जो उदाहरण लिया गया है, तो केरला में भी यही बताया गया कि केरला का जो बिल भेजा गया था, लोकायुक्त संशोधन बिल जो था, और दूसरा था केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, इस पे तो जो गवर्नर थे उन्होंने मना ही कर दिया। जबकि प्रोसीजर क्या कहता है कि भाई यहां पर जब भी कोई बिल पास होता है तो वो गवर्नर के पास जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो गवर्नर के पास क्या क्या रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो होता है कि वो गवर्नमेंट को, वो बिल को क्या करेगा, अपनी जो सहमति है या जो अनुमति है, जो एसेंट है वो दे सकता है।
ठीक है, दे देता है। दूसरा उसके पास क्या रास्ता है कि वो पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, इस बिल को लौटाल सकता है। तो जब पुनर्विचार के लिए इस बिल को लौटालेगा, तो जब ये बिल विधायिका के पास आएगा, अब विधायिका के ऊपर है कि इसमें जो भी गवर्नर ने बोला है कि भाई ये संशोधन करना है या आपको ये बदलना है, तो उसको उसके ऊपर बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो उसको मान सकता है या फिर वही बिल वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद जब बिल वापस भेजा जाता है तो यहां पर मस्ट हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि तब गवर्नर को उस पर अपनी अनुमति देनी होती है। तीसरा ये होता है कि भाई जो बिल आया है अब उसको क्या कर दे, वो आरक्षित कर दे। आरक्षित क्यों कर दे, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ये सब चीजें देखिए आप राजव्यवस्था में, पॉलिटी में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, चूंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वैसे भी पॉलिटी जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में भी आपकी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा में तो है ही इंपॉर्टेंट। तो गवर्नर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से इसको करिएगा। अब क्या है कि बिल को आरक्षित कर देता है वो प्रेसिडेंट के लिए। अब स्टार्टिंग में अगर इस आर्टिकल की बात मैं बताऊं आपको, तो स्टार्टिंग में साफ साफ लिखा हुआ था कि राज्यपाल की राय में जो उच्च न्यायालय की शक्तियां होती हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, इससे संबंधित अगर कोई भी बिल राज्यपाल के पास आएगा तो वो क्या करेगा, उस पर जवाब नहीं देगा और उसको आरक्षित किसको कर देगा, हमारे प्रेसिडेंट को। इसके अलावा यहां पर कोई शब्द का यूज नहीं हुआ था। मगर क्या हुआ कि समय समय, बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय आए तो उसमें कई सारी चीजें इसमें और ऐड ऑन कर दी गई कि मान लीजिए अगर कभी भी संघीय कोई विवाद होता है, संघीय विषय जो होता है, अगर वैसा कोई बिल इनके पास आता है तो ये उस बिल को भी प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तरीके थे राज्यपाल के पास कि इतने तरीकों से वो बिल पे अपना जवाब दे सकता है, ठीक है। या फिर एक तरीका है कि वो बिल्कुल भी एसेंट देने से मना कर दे। बट यहां पर मेन चीज ये आती है कि भाई एक सरकार एक बिल लाती है, बड़ा सोच समझ के उस पर सारी चीजें करी जाती हैं, उसके बाद भी जब वो गवर्नर के पास भेजा जाता है तो उसको अनुमति क्यों नहीं मिलती है, ऐसा क्या चीज है कि उस पर अनुमति जो गवर्नर है वो रोक लेते हैं। अब यहां पर राइटर जो है, ये देखिए लिखा हुआ है प्रैक्टिस ओवरसीज, तो यहां पर राइटर यूएसए और यूके दो देशों का एग्जांपल लेते हुए बताते हैं कि अगर यूके का एग्जांपल लें तो वहां पर क्या है, वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहां पे सरकार, वहां पे भी उनकी एक संसद है, पार्लियामेंट काम करती है, वहां पर सरकार बैठते हैं, वहां पीएम चुने जाते हैं। परंतु वहां पर जो भी क्वीन होती हैं, ठीक है, या किंग होते हैं, तो अब वो क्या होते हैं, वो एज ए, आप समझो जैसे यहां पर प्रेसिडेंट हैं तो उसी की तरह काम करते हैं, तो उनके भी एसेंट की वहां पर आवश्यकता होती है। परंतु यूके में क्या है कि इस चीज का कंपल्शन नहीं है, ठीक है, कि जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। जैसे यहां पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है डेड लेटर, तो वो एक डेड लेटर की तरह होता है। और कभी भी जनरली वहां पे जो भी किंग या क्वीन होते हैं तो वो कभी भी पार्लियामेंट के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनके पास जो भी चीजें सहमति के लिए भेजी जाती हैं तो वो उसमें अपनी पूरी तरीके से कंसेंट दे देते हैं। इसी तरीके से यूएसए का यहां पर एग्जांपल लेके राइटर यहां पर बताते हैं कि यूएसए में भी क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है बहुत पावरफुल होता है, तो वहां पर जो वहां की संसद है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जो बिल भेजती है तो आप प्रेसिडेंट चाहे तो इसको मना कर सकते हैं। परंतु जो वहां पे सदन है, अगर उसके 2/3, ये देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है 2/3 ऑफ ईच हाउस, दोनों सदनों के 2/3 सदस्य अगर उस बिल पे अपनी सहमति दे देते हैं तो वो बिल अपने आप लॉ बन जाता है। फिर तो ये यहां पर इनका रोल रहता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसको जनता ने चुन के भेजा है तो उसके पास जनता ने ही उसको शक्तियां दी हैं। और कहीं ना कहीं हमारे संविधान की एक जिसको बोलते हैं लोकतंत्र वाली जो चीज है, तो उसका भी जो दर्शन है वो इसी चीज में छुपा हुआ है कि भाई जनता ने जिसको चुना है, जनता ने जिस पर भरोसा दिखाया है, वही कानून बनाएगा। और अगर उसके कानून बनाने में कोई रोड़ा आता है तो फिर तो ये संविधान के विरुद्ध भी हो जाता है। तो राइटर यहां पर यही बताते हैं कि देखिए इसमें कोई ना कोई अवधि जो है वो डिसाइड होनी चाहिए। या फिर एक मुद्दा यहां पर यह भी बताया जाता है कि भाई अब जो केरला है या तमिलनाडु की सरकारें हैं, अब इसके विरुद्ध में किसी कोर्ट में जा भी नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि देखिए ये क्या है, आपने पढ़ा है अनुच्छेद 361 की बात करें तो ये क्या, राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने पद पर रहते हुए शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों के पालन के लिए जो भी ये कार्य करते हैं तो वो किसी न्यायालय के उत्तरदायी नहीं होंगे। कोई दांडिक कार्यवाही नहीं हो सकती है, कारावास या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो इस पद पर रहते हुए जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय के विरुद्ध किसी कोर्ट में प्रोसीडिंग, सुनवाई ही नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में यहां पर राइटर बताते हैं कि ठीक है भाई, इस आर्टिकल को रहने दो, बट यहां पर क्या करो ना, जो हमारे गवर्नर हैं कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उनको कारण बताओ कि भाई रीजन तो आप बताइए, आपने इस बिल को क्यों रोका हुआ है अपने पास और इतने लंबे समय तक रोका हुआ है, इसको कानून नहीं बनाने दिया जा रहा है। तो उनसे पूछा जा सकता है कि ये क्या रीजन है और उस रीजन को
चेक करने का, यानी कि उसका अगर बात करी जाए रिव्यू या पुनर्विलोकन करने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि हमारी जुडिशरी को मिलना चाहिए। जब हमारी जुडिशरी जो है इसको यह अधिकार मिलेगा कि इनके कारण को वो चेक करे, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने केरला के या तमिलनाडु के गवर्नर के कारण को देखा कि इनका कारण स्वार्थ रूप से नहीं था, इन्होंने जो भी निर्णय यहां पे लिया वो एकदम न्यूट्रल होके लिया, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए नहीं लिया। जब ऐसा निर्णय होगा तो कोई बात नहीं, अदरवाइज अगर ऐसा निर्णय नहीं है तो इस निर्णय को पूरी तरीके से पलटा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट को स्थगित करने का अधिकार मिलना चाहिए। कम से कम ये जो कारण है उसकी वैधता की जांच होनी चाहिए, और यहां पर अवधि भी डिसाइड होनी चाहिए कि भाई इतनी अवधि में आपको निर्णय करना है, आपको एसेंट अपनी देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए, इस निर्णय को ना, अगर आप किसी वाद में, यहां पर एक वाद का भी जिक्र हुआ है, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है, तो इस वाद को भी आप मेंस में कोट कर सकते हो कि इसी वाद में यह लिखा हुआ था कि कोर्ट के पास जो वैलिडिटी है एक्शन की, ठीक है, उसको चेक करने का पावर है। ठीक है, कि कोर्ट के पास ये शक्ति है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, जो बिल अपने पास रोक के रखा है, उसके कारण को जांच सकें। तो ये इस पूरे आर्टिकल का सार था। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 10 पे मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग आपदा प्रबंधन की बात करते हैं। देखिए यहां पर ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख पा रहे हो कि अर्बन इंडियाज वरीइंग, किस चीज के लिए? जो कैलमिटी प्रोन है, मतलब कि जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने देखा बेंगलुरु में जो बाढ़ आई, तो यहां पर अर्बन इंडिया एक चिंता का विषय बन जाता है कि भाई यहां पर हम लोग आपदा प्रबंधन के लिए, और आपदा प्रबंधन में बेसिकली यहां पर बाढ़ की बात करी जा रही है इस पूरे आर्टिकल में, बाढ़ के लिए यहां पर स्टेट के पास क्या कोई एक्शन प्लान है? और नहीं है तो ऐसा बनाना हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मॉनसून से अधिक बारिश होती है, कब कम होती है, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। तो कम से कम राज्यों के पास, और राज्यों में भी शहर की बात यहां पर करी जा रही है, शहरों के पास एक ऐसा अपना मास्टर प्लान होना चाहिए। बार बार इस शब्द का यूज इस पूरे आर्टिकल में होगा, तो मास्टर प्लान शहरों के पास यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए राइटर यहां पर यही बताते हैं, बेंगलुरु जो है उसके पास अपना कोई प्लान नहीं है 2015 के बाद से, और इसको एक नए प्लान की जरूरत है 2025 तक। ठीक है, तो ये बेंगलुरु ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर में जहां पर भारत की एक बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, कितने लोग वहां पे, सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके ऑफिसेज हैं, बहुत सारे लोग भारत के पे जाके जॉब करते हैं, वहां पे रहते हैं, इवन विदेशों से भी लोग वहां पर आके जॉब करते हैं। तो इस वजह से इसके पास तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। अब जैसे वही बेंगलुरु का केस यहां पर उदाहरण के तौर पर, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद, तो यहां पर भी देखा गया है कि बाढ़ आने से एक तो शहर का जो एक लाइफस्टाइल होता है, शहर की जो लाइफलाइन होती है वो रुकती है, दूसरा सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो होता है शहर की प्रॉपर्टी को, जो सरकारी संपत्ति होती है उसको बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचता है। अगर मुंबई की अकेले बात करी जाए तो यहां पर उदाहरण के तौर पे, फैक्ट के तौर पे आप देख सकते हो कि 2005 से 2015 के बीच में 14,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसका नुकसान हुआ है, और ये बहुत बड़ी रकम है। चेन्नई में देखा जाए तो 2015 तक 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो इतनी बड़ी बड़ी जो ये कीमतें केवल इस वजह से नुकसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, एक मास्टर प्लान नहीं है कि किस तरीके से हमको शहरों के अंदर जो है वो हम बाढ़ को या किसी भी आपदा को रोक सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। अब यहां पर राइटर बताते हैं कि देखिए भारत के अंदर जो एक राजनीतिक संरचना है, सबसे ऊपर केंद्र को रखा जाता है, फिर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट के बाद अगर बात करी जाती है तो इसके अंदर जो जिला प्रशासन होता है, फिर बेसिकली ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? लोकल बॉडीज में आ जाती हैं। अब ग्राम की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत हो जाएगी, शहर की बात करेंगे तो म्यूनिसिपैलिटी जाएगी, जो नगर पालिका होती है। तो यहां पर अकेले अगर किसी लेवल को ये काम दिया जाएगा ना कि भाई तुम अपना प्लान बना लो, तुम अपना बना लो, तुम अपना बना लो, तो ये नहीं हो पाएगा। सबको यहां पर साथ में, जो संघवाद की बात होती है ना, सबको यहां पर साथ में आके प्लान बनाना होगा। जैसे क्या हुआ कि कभी बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत जो शहर जैसे मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, जिनका उदाहरण यहां पे लिया जा रहा है, उन्होंने कई सारे एक्शन प्लान जो थे वो अडॉप्ट करे, बट ये लोग अगर एक्शन प्लान कुछ बनाते भी हैं अपने स्तर पे, तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि उस एक्शन प्लान को लागू कराने के लिए इनको फंड चाहिए, तो फिर इनको स्टेट की तरफ देखना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इनके पास फंड होते हैं
परंतु कुछ ऐसा प्लान नहीं होते, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती कि किस तरीके से बाढ़ को या अन्य जो आपदाएं होंगी उसको टैकल करेंगे। तो यहां पर यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है। अब यहां पर देखिए कर्नाटका के उदाहरण पे 900 करोड़ रुपए 2021 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस करे थे जब फ्लडिंग 2021 में आई थी। बट उसके बाद भी इस बार की स्थिति आपने देखी, कई बार द हिंदू में उसका आर्टिकल छप रहा था किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, ट्रैक्टर के थ्रू जो वीआईपी कॉलोनीज थी या वीआईपी जो पॉश इलाके थे बेंगलुरु में, वहां पे लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। ठीक है, तो जब इतने इंपॉर्टेंट शहर और इतने लैविश शहर में इस तरीके से आपदा को रोकने का कोई प्रबंधन नहीं होगा, तो अगर जो नॉर्मल किसी शहर के जो एक बस्तियां होती हैं या रूरल की बात कर लेंगे, तो वहां पे अगर कोई कल को ऐसी हादसा होता है तो उसके लिए टैकल करने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। यहां पर देखिए राइटर बताते हैं कि नीति आयोग ने भी 2021 में अपनी रिपोर्ट में बोला था कि ऐसे प्लान के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो नगर पालिकाएं होती हैं, तो इनको साथ में आके ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी प्लान्स होते हैं उन प्लान्स को एक्टिवेट कराना पड़ेगा और एक अपनी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। यहां पर यह भी शब्द याद रखिएगा, एक अथॉरिटी ऐसी बनानी पड़ेगी जो इस पूरे प्लान को एक्टिवेट करे, प्लस उसको हमको देनी पड़ेगी फंडिंग। अब ये फंडिंग सेंट्रल का भी यानी कि केंद्र सरकार का भी उतना ही जिम्मेदारी बन जाती है कि स्टेट को या फिर उसके अंदर जो जिले हैं उससे ये पूछे और उसके साथ बैठ के मदद करे प्लान को बनाने में। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट को नहीं पता होता है कि हमें कैसे सीवर लाइंस वहां पर बिछानी है, कैसे जो रोड्स हैं वो निकालनी है शहरों के अंदर। और जब मेट्रोपॉलिटन शहर की बात आती है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको एक स्किल की भी जरूरत होती है ना। तो ये अगर राज्य सरकार के पास या उसके जो जिले हैं उनमें अगर ऐसी स्किल वहां पर नहीं है, तो उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से जो रोड्स हैं, रोड्स के साइड में जो नालियां हैं, तो उनको किस तरीके से बनाया जाए। ये आर्टिकल बेसिकली आप इसको मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं। तो मेन जो इसका जीस था वो मैंने आपको बता दिया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल देखिए प्रश्न संख्या 1 पर आपको मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं। अब देखिए 2 दिन पहले जो द हिंदू आया था उसमें नोबेल प्राइज पे बात हुई थी मेडिसिन के लिए। यहां पर जो नोबेल प्राइज की बात हो रही है वो 2 चीजों के लिए हो रही है, एक तो फिजिक्स के लिए और दूसरा केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए जो नोबेल प्राइज है उनकी घोषणा कर दी गई है। अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज 2022 का है तो वो वैज्ञानिकों को दिया गया है एलियन एक्सपेक्ट, क्लॉजर और जेलिंगर। फिजिक्स के लिए बेसिकली जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसके लिए मिला है, वो मिला है इंटेंगल्ड फोटॉन्स के लिए। और ये बेसिकली किस चीज में यूज होते हैं, क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस की बात करते हैं, तो उसके लिए ये यूज करा जाता है। अब देखिए यूपीएससी में ना इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनेगा, इस टॉपिक पे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसको मिला। यहां पर बेसिकली जैसे ये टॉपिक आ गया, जब अब क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे, तो बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करी जा चुकी है और ये टॉपिक अब हाईलाइट हो गया है। तो अब इसके प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिस भी टॉपिक पे मान लीजिए जैसे कोई डीएनए पे काम हुआ, डीएनए पे कोई शोध हुआ, उस पर नोबेल मिल गया, तो वो हमारा डीएनए जो बेसिक होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये जो पूरी इतनी बड़ी चीज है कि इंटैंगल्ड फोटोन और आपको ये क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, इसके इतना डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बट आपको यह पता होना चाहिए कि क्वांटम जो फिजिक्स होती है वो क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, क्वांटम शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्वांटम की जब भी बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ को कई सारे एटम से मिलकर बना होता है। अब ये जो एटम होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना, इस लेवल पर आके, इस लेवल पर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या इस पे शोध करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो शोध हुआ है, जिस वजह से यहां पर नोबेल प्राइज मिला है, तो ये बोला गया है कि एंटेंगल्ड फोटॉन्स। तो यहां पर इंटेंगल्ड का मतलब होता है, इंटेंगल्ड उस चीज को बोलते हैं कि एक ही, जैसे अभी बात करो क्वांटम की, तो क्वांटम की तुलना अगर आप नॉर्मल चीज़ों से करोगे, नॉर्मल का मतलब है जैसे अगर हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम से इसकी तुलना करते हैं तो जो हमारा बाइनरी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 2 चीज़ों पे काम करता है, 0 और 1 पे। तो क्वांटम जो कंप्यूटिंग है वो किस पे काम करती है, 0 1 के बीच में भी काम करती है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी का मतलब भी होता है 2 चीज़ें, या तो 0 या 1। बट क्वांटम की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्यूबिट्स पे काम करता है। ठीक है, क्यूबिट्स बोलते हैं उनको। तो क्यूबिट्स का मतलब होता है कि इसके बीच की भी कोई स्थिति हो सकती है। उसी तरीके से मान लीजिए एक पेयर क्यूबिट्स है, ठीक है, 2 क्यूबिट्स हैं और दोनों क्या हैं, एक ही एलिमेंट के हैं,
एक ही पदार्थ के दो क्यूबिट्स हमने लिए। अब ये क्यूबिट्स लेने का मतलब है कि हम पदार्थ, उसके अंदर एटम, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके अंदर फोटोन यानी कि क्यूबिट्स की बात कर रहे हैं, कितना अंदर जाके हम लोग शोध कर रहे हैं। तो अगर एक ही पदार्थ के ये दो क्यूबिट्स है ना, तो अगर इनको पास रखें या इनको कितनी भी दूर रखें, अगर एक क्यूबिट में कोई भी चेंज करता जाता है, एक इसकी स्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इस विशेषता को बोलते हैं इंटेंजलमेंट। एक ही पदार्थ से निकले हुए जो दो क्यूबिट्स होते हैं, तो एक में भी आप चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंज होता है। ऐसा इन लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है। अब इसी चीज से निकल के एक यहां पर नाम सामने आ रहा है, आपने भी खूब चर्चा का विषय सुना होगा, टेलीपोर्टेशन का नाम। ठीक है, तो टेलीपोर्टेशन का सीधा सा मतलब होता है कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाना। तो एक ऐसे समझ लो कि जो टेलीपोर्टेशन है वो एक टाइप की ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक स्थान पर अगर कोई है, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंच जाएगा बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में। तो अभी तक जैसे आपने ये चीज मूवीज में देखी होगी, बट ये जो इंटेंगल्ड फोटॉन्स हैं, इन पे शोध करने से जो सामने अभी तक इसका कॉन्सेप्ट आया है, उससे बताया जा रहा है कि टेलीपोर्टेशन के लिए हमको एक नई दिशा मिल गई है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना जान लीजिए कि इंटेंगल्ड फोटॉन्स मैंने आपको जो बताए वो क्या होते हैं। तो मतलब एक ही पदार्थ के दो अलग अलग जो फोटॉन्स होते हैं, उनको चाहे आप पास में रखेंगे चाहे दूर रखेंगे, तो एक में भी चेंजमेंट करेंगे तो दूसरे में वो चेंजमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इससे आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो क्यूबिट्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो जितनी दूर भी चले जाएं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक पर अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो दूसरा इससे बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, चाहे ये पास हो चाहे दूर हो। तो इतना बेसिक सी कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा। और वैसे ये पूरा टॉपिक पे एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाला है, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर चाहिए तो मैं वो बता दूंगा, जिसमें से आपको और अच्छे से क्वांटम जो कंप्यूटिंग होती है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। दूसरा देखिए, जो नोबेल प्राइज मिला है वो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए मिला है। बर्तोजी, मॉर्टन मेडल और शार्पलेस। शार्पलेस यहां पर है, इनको पहले भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि शार्पलेस को इसके पहले नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था। अब देखिए यहां पर जो नोबेल प्राइज मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए कि यहां पर एक शब्द आएगा क्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। अब यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा क्लिक केमिस्ट्री, तो इसका क्या मतलब है। चार ऑप्शंस आपके सामने दे दिए जाएंगे। तो अब क्लिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप ऐसे समझ लो कि क्लिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्लिक करते हैं तो क्लिक का मतलब है, जैसे मान लीजिए पंखा, आपको घर का पंखा चलाना है, तो यहां पर स्विच बोर्ड में इसका स्विच लगा हुआ है, तो आप या तो चलान, अगर वो पंखा बंद है तो उसको ऑन करने के लिए ऑन पे क्लिक करेंगे, अगर वो चल रहा है उसको बंद करने के लिए ऑफ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक होती है ना। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फोन का अपना टच स्क्रीन यूज करते हैं तो उसमें जिस भी बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो ऑपरेशन जो है वो होने लग जाता है। इसी तरीके से अब इसको केमिस्ट्री में क्या यूज है, इसका केमिस्ट्री में यूज ये है कि हमने यहां पर क्या करा है, दो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो ये जो जोड़ने का प्रोसेस है ना, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, तो इसी जोड़ने को क्या बोल रहे हैं, क्लिक करना बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ के हम लोग करते क्या है, हम लोग एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, तो कोई भी दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के बाद एक नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, उसी को बोल रहे हैं क्लिक करना। अब आपके मन में यहां पे प्रश्न आएगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, क्या कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हम आपस में लेके आएंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि एक अणु जो है वो दूसरे का अपोज करेगा नहीं, एक दूसरे में जुड़ेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करा है, इसके लिए ऐसे रसायन बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसा एक केमिकल रसायन बनाया गया, उस रसायन की हेल्प ली गई। अब इस मॉलिक्यूल को लेके आओ और इस मॉलिक्यूल को लेके आओ, यहां पर इस रसायन से एक ऐसे समझ लो आप, इसको बोलते हैं बकल। ठीक है, जैसे बेल्ट में बकल होता है ना, जिसमें आप बेल्ट फंसा के उसमें फंसा देते हैं, तो इसी तरीके का ये बकल बनाया गया है और ये बहुत बड़े बड़े बकल्स बनाए गए हैं। इन्हीं में दोनों मॉलिक्यूल्स को लाके जोड़ दिया जाता है। तो जब जोड़ दिया जाता है तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ऐसे ही कई सारे रसायन जो हैं, ऐसे केमिकल सॉल्यूशन बनाए गए हैं जिनसे जो हेल्प करते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए। अब सोचो कि हमारी बॉडी है, ठीक है, मानव का शरीर है, मानव के शरीर में ये कोशिका से बना हुआ हमारा शरीर होता है। ठीक है, अब मान लो कोशिका के अंदर कोई वायरस है या कोई जीवाणु की बात कर लें, कोई बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। अब हम चाहते हैं कि, हमें पता नहीं है वो हमारे शरीर के किस हिस्से में है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा
मॉलिक्यूल का निर्माण करना जिसको हम अपने शरीर के अंदर डालें। आप ऐसे समझ लो कि एक ऐसी लाइट बना लो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, एक ऐसी टॉर्च बना ली हमने, टॉर्च का एक मॉलिक्यूल बनाया, उसको हम क्या करें, जब अपने शरीर के अंदर उसको इंसर्ट कराएं तो वो इस वायरस, अब वायरस के बारे में तो हमें पता ही है, कोई भी वायरस से अगर किसी भी मानव का शरीर ग्रसित होता है तो हमें ये पता होता है कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है या इसको ये रोग किस वायरस के कारण हुआ है। तो हम एक ऐसा अणु बना दें जो इस वायरस से जाके चिपक जाए, तो उसके लिए हमको ऐसा बकल तैयार करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने बकल तैयार कर लिया, ये बकल तैयार कर लिया, ये हम अपने शरीर के अंदर इंसर्ट कराएंगे। इस बकल का काम होगा कि ये जाके इस वायरस के साथ चिपक जाएगा। अब इस वायरस के साथ जब ये टॉर्च चिपक जाएगी ना, तो ये वायरस हमारे शरीर में जहां जहां जा रहा होगा तो वहां वहां प्रकाश दिख रहा होगा। प्रकाश का एक उदाहरण के तौर पे समझिए, वो टॉर्च लाइट हमको जलती हुई दिखाई दे रही होगी, तो कम से कम हम उस जीवाणु को या उस वायरस को पकड़ सकते हैं। अब जैसे कैंसर का यहां पर नाम लिया जा रहा है कि यहां पर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो कैंसर शुरू में तो नहीं पता लगता है, तो जब कैंसर का पता चलता भी है, ठीक है, कि भाई यहां पे कैंसर है, तो कैंसर की कोशिकाएं बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई बकल हम बनाएं जो उस कैंसर की कोशिका के साथ जुड़ जाए, ठीक है, अब वो कोशिका हमारे शरीर के और किस भाग में फैल रही है ये उसको क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। तो ये एक बहुत, जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी खोज हुई है, इसी को बोलते हैं क्लिक केमिस्ट्री, यानी क्लिक करके दो अणुओं को आपस में बकल के थ्रू जोड़ दिया। अब इस मेन चीज थी ये बकल, इस रसायन को बनाना, ठीक है, तो इसी चीज को बोल रहे हैं क्लिक केमिस्ट्री। अब जैसे बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री है ना, तो अब यहां पर एक ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि भाई ये जो रसायन बनाया जा रहा है, तो ये जब हमारे शरीर के अंदर ये जो बकल बनाया जा रहा है किसी रसायन से बनाया जाएगा, तो जब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर को उल्टा नुकसान तो नहीं पहुंचाने लगेगा। तो अब मेन मुद्दा तो यही था, तो यहीं पर जाके ये खोज हुई। और ये जो आप देख रहे हैं लेडीज बर्तोजी जिनका नाम है, बेसिकली इनका यहां पर योगदान था कि इन्होंने एक ऐसा रसायन बनाया है जो क्या करेगा, एक तो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दूसरा वो जहरीला नहीं होगा, और जो पर्यावरण है उसको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कि पर्यावरण के साथ ये बहुत जल्दी अगर बाहर आएगा ना तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि पर्यावरण में बहुत समय तक रहेगा। तो ये बायोडिग्रेडेबल एक तरीके से इन्होंने ये यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसको बनाया है। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 10 पे मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए न्यूट्रैलिटी एब्सटेंशन, देखिए दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा समान अर्थ हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या रहता है कि मतलब मान लो एक पक्ष एक्स का है, एक पक्ष वाई का है, और ये कोई व्यक्ति है, इससे पूछा जा रहा है कि आप किसकी साइड में हो, तो ये कहता है कि हम किसी के साइड में नहीं, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये न्यूट्रल है। उसी तरीके से एब्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कहीं पर वोटिंग हो रही होती है, तो कोई, अब इसको बोला जाएगा या तो एक्स के विरुद्ध वोट करो या वाई के विरुद्ध वोट करो, तो ये कह देगा नहीं हम इससे अलग होते हैं, तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, एब्सटेंट हो जाएगा। तो यहां पर न्यूट्रलिटी का मतलब है, अब आपको कई बार समझ में आ गया होगा कि बीच में जो व्यक्ति है वो इंडिया है, एक तरफ कौन सा है, एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ कौन है, यूक्रेन है। अब देखो जैसे यहां पर राइटर शुरुआत करते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे तो उनसे फोन पे बात करी, उनसे फोन पे बात करके इन्होंने ये बोला कि अगर जो युद्ध है, ठीक है, इसको आप क्या करो, स्थगित कर दो। अगर आप चाहते हो तो इंडिया जो है एक मध्यस्थता का यहां पे रोल प्ले करेगा, आपके और रूस के बीच में मीडियम का काम करेंगे और दोनों की सुलह कराने के लिए हम आगे आएंगे। परंतु यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई हम रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, तो उनसे हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो इसके पहले आपने देखा होगा जो एससीओ की समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो उसमें इंडिया की तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने भी रूस के राष्ट्रपति से बात कही थी कि ये दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, है ना, ये वॉर का युग नहीं है। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। तो यहां राइटर कहना चाहते हैं कि इंडिया ने दोनों पक्षों को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। उसी के साथ साथ जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात आती है, जैसे यूएसए की बात करें, तो यूएसए का, यूरोपियन देशों का, इनका एक स्टैंड तय है कि इन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट करा, रशिया के विरुद्ध बात करी। जो यूएनएससी था, इसमें जब वोटिंग की बात आई तो इंडिया ने अपने आप को एब्सटेंड कर लिया कि भाई हम किसी के अगेंस्ट वोट नहीं करेंगे। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि ऐसा कब तक रहेगा कि इंडिया ना ही ओपन होके खुल के रूस का या खुल के यूक्रेन का सपोर्ट या विरोध कर पाएगा। तो कभी ना कभी तो हमको, अब चूंकि 7-8 महीने होने जा रहे हैं इस वॉर पे, ठीक है, अभी आप न्यूज भी देख रहे होंगे कि जो न्यूक्लियर थ्रेट है पुतिन की तरफ से वो भी दिया जा रहा है यूक्रेन को। तो ऐसी सिचुएशन में एक ना एक समय तो ऐसा आना है जब इंडिया को किसी ना किसी का
एक के पक्ष में और एक के विपक्ष में अपना कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यहां पर राइटर कहते हैं कि इंडिया ने जो ये मध्यस्थता वाली बात यहां पर कही है, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। जिस तरीके से देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, तब भी इंडिया ने उस चीज को लीड करा था। उसी प्रकार इंडिया ने इस चीज में भी दोनों पक्षों से ये बात कही है कि हम मध्यस्थता कराने को तैयार हैं, हम आपके तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, बशर्ते ये जो युद्ध है ये आपसी बातचीत से क्या कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए। परंतु यहां पर अभी इसका कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा। तो इंडिया के लिए सही ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो अपना स्टैंड है वो क्लियर करे, है ना। एकदम से अचानक से ये भी दिखाना कि भाई हम रूस के साथ हैं, अब रूस के साथ दिखाने का मतलब है कि यूरोप से, अमेरिका से, इन सब से थोड़ा सा कटाव हो जाएगा। अगर वो यूक्रेन का पक्ष ले लेंगे तो हमारे रूस के साथ संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। तो दोनों ही साइड से चरणबद्ध तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करना पड़ेगा। और जहां पर रूस गलत है वहां पर रूस को बोलना पड़ेगा, जहां पर यूक्रेन की गलती है वहां पर यूक्रेन की गलती बोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो करना चाहिए कि मतलब एक ही साइड केवल देखी जाए और दूसरी साइड ना देखी जाए। तो इस पूरे आर्टिकल में ये पॉइंट यहां पर राइटर ने मेंशन किया है। जैसा मैंने न्यूक्लियर थ्रेट की बात करी, और न्यूक्लियर थ्रेट के अलावा यहां पर और भी मुद्दे बताए जाते हैं, जैसे कि बात करी जा रही है फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की, ईंधन की, तो और भी जो ऊर्जा की सप्लाईज हैं। तो इन सारे मुद्दों पर केवल ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो व्यापार है वो स्थगित है, और भी जो आसपास के देश हैं, काला सागर के आसपास जो देश हैं, उसमें भी ये सारी चीजों का संकट देखने को मिला है। जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब यूएसए ने बोला है कि रूस से कोई तेल खरीदेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वहां पर तेल के प्राइस बढ़ेंगे जब। तो इन सारी चीजों की बात करी जा रही है, तो इन सारे मुद्दों पर भी भारत को ये देखना पड़ेगा कि कौन इन मुद्दों के पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन चाहता है कि फूड सिक्योरिटी का हल निकले और कौन नहीं चाहता है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 13 पे मिलेगा। इसको आप आर्थिक विकास से जोड़ के देख सकते हैं। यहां पर देखिए एक शब्द यूज हुआ है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब होता है, यहां पर तीन चीजों की राइटर बात कर रहे हैं और उसके पहले इन्होंने असंभव शब्द लगा दिया है। तो अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी असंभव चीजें हैं। तो पहली तो यहां पर बात हो रही है मॉनिटरी पॉलिसी की। मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब है जो मौद्रिक नीति है। दूसरी यहां पर बात हो रही है जो पूंजी है उसका किस तरीके से फ्री फ्लो हो सकता है। फ्री फ्लो का मतलब है जब पूंजी हमारे देश में आती है, यानी कि जब उसका आगमन होता है, और ये कौन सी पूंजी की बात हो रही है, ये विदेशी मुद्रा की बात हो रही है। और जब पूंजी का जो निर्गमन होता है, तो दोनों ही केस में क्या फायदे और नुकसान होते हैं। और तीसरा यहां पर बात हो रही है जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना कि $1 जो है वो 70 रुपए का है, फिर डॉलर की कीमत 80 रुपए हो जाती है, फिर $1 की कीमत जो है वो 90 रुपए हो जाती है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है, तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो भाई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में, ये किसी भी देश की बात कर रहे हैं, केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है। कौन सी चुनौतियां? ये तीन चुनौतियां होती हैं, तभी इसको ट्रिनिटी नाम दिया जा रहा है। यहां पर देखिए एक शब्द भी यूज हुआ है, ट्राइलेमा। जैसे डिलेमा होती है, दुविधा होती है दो चीजों के बीच में कि इसको चूज करें कि इसको चूज करें, इसी तरीके से यहां पर तीन चीजें हैं, ठीक है, तो उसको ट्राइलिमा बोल रहे हैं। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि जो पूंजी का प्रवाह है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए। जब इसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो एक्सचेंज रेट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। इसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है मौद्रिक नीति में दिक्कतें आ जाए। तो यहां पर इन तीन चीजों में सबसे बड़ी चुनौती होती है हमको क्या करना, बैलेंस स्थापित करना। तो ये किसी भी देश के जो अर्थशास्त्री होते हैं, अर्थव्यवस्था की जो नीतियां बनाने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए ये यहां पर इम्पॉसिबल ट्रिनिटी होती है। अब देखिए यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मौद्रिक नीति क्या है। अब मौद्रिक नीति का मतलब ही होता है मौद्रिक नीति को कंट्रोल कैसे करा जा सकता है। जैसे बहुत सारे उपकरण होते हैं हमारे पास, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। तो ये सारे उपकरण ऐसे हैं जिससे मौद्रिक नीति कंट्रोल होती है। मौद्रिक नीति का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारे भारत के अंदर जो लोग हैं, जो नागरिक हैं भारत के, उनमें कितना पैसा रहेगा उनके पास, ठीक है। अब मान लीजिए उनके पास बहुत सारा पैसा एक व्यक्ति के पास रहता है, तो उस केसेस में वो भी केस अच्छा नहीं होता है। जब बहुत कम पैसा है तो वो भी केस अच्छा नहीं है। जब बहुत ज्यादा पैसा है तो मान लीजिए जो गुड्स हैं, जो चीजें हैं, वो तो लिमिटेड हैं। तो अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग खरीदेंगे उन गुड्स को, मगर गुड्स लिमिटेड होते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि इनके दाम क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो यहां पर महंगाई आने के चांसेस रहते हैं, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। दूसरा, अगर व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा, अब गुड्स है मार्केट में तो ये बिक नहीं रहे, तो कंपनियां क्या करेंगी, इनके दाम घटा देंगी। तो उससे क्या होगा,
उससे डिफ्लेशन का केस हो जाएगा, मुद्रास्फीति का जस्ट यानी इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा। तो दोनों ही स्थितियों से निपटने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को समय समय पर रेगुलेट करना पड़ता है। जैसे ही यहां पर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा और महंगाई बढ़ रही होगी, उस केस में क्या होगा, जो सीआरआर होता है को तुरंत बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही इनको बढ़ाया जाता है तो बैंक क्या करते हैं, अपने जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो लोग क्या करेंगे, अब बैंक से कम पैसा लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कम पैसा लेंगे तो लोगों से पैसा एक तरह से खींच लेना। ठीक है, लोगों के पास पैसा ना रखना। तो जैसे ही पैसा सरकार जो है वो लोगों के पास से खींच लेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो जो महंगाई है वो स्थिर हो जाएगी, वो एक जगह पर एक थोड़ा सा अपने कम स्तर पर आ जाएगी। उसी प्रकार अगर डिफ्लेशन आता है, चीजें बिकी नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा सस्ती हो चुकी हैं, तो उस केस में सरकार क्या करती है कि पैसे का फ्लो जनता में कर देती है, मार्केट में कर देती है। ठीक है, जो लोन के रेट्स होते हैं वो सस्ते कर दिए जाते हैं। अब जो पब्लिक है वो बैंकों के पास लोन लेने पहुंच जाती है। तो जब बैंकों से लोन लेगी तो पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा। जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो वो चीजों को खरीद सकते हैं, तो उसके दाम भी क्या होंगे, फिर सामान्य रूप में आ जाते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करना पड़ता है। पूंजी की यहाँ जो बात करी जा रही है, तो यहाँ पर पूंजी का मतलब होता है कि जो भारत देश है, ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं निवेश आए, जो बाहर की कंपनीज हैं वो भारत में आके अपने प्लांट लगाएं। तो ये जरूरी भी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे पास अब जैसे भारत की कोई कंपनी आती है, भारत के अंदर मान लीजिए सैमसंग कंपनी ने भारत में अपना प्लांट लगाया है, तो वो तो डॉलर लेके आएगी, बट यहां पे तो उसको रुपए में काम करना होगा, तो वो हमको क्या करेगी, डॉलर्स देगी। ठीक है, और उसके बदले में सरकार क्या करेगी, इनको रुपए देगी। तो हमारे पास एक तरह से विदेशी मुद्रा भंडार भी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा, रुपए की जो मांग है वो भी बढ़ रही है। तो जब रुपए की मांग बढ़ती है तो रुपए क्या होता है, रुपया हमारा स्ट्रांग होता है, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका जस्ट विपरीत समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई कंपनी अब यहां पर देख रही है कि यहां की मौद्रिक नीति नहीं अच्छी है, यहां पर कभी भी महंगाई आ जाती है, कभी भी यहां पर डिफ्लेशन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होता है कि भाई यहां से कंपनियां वापस जाती हैं, तो वापस जाएंगी तो यहाँ का जो रुपया है वो यहीं पे दे के जाएंगी और अपने डॉलर लेके जाएंगी। तो जब डॉलर लेके जाती हैं तो जो विदेशी मुद्रा है, भंडार है, वो क्या होता है, वो कम होता है। तो ये भी खतरनाक है किसी देश के लिए। तो कहने का मतलब है, कंपनियां जो हैं वो उस देश की जो मौद्रिक नीतियां हैं उसको बड़े अच्छे से वॉच करती हैं कि इस देश में ऐसा तो नहीं है कि हर 2-3 महीने में महंगाई आ जाती हो, फिर रेट एकदम से बहुत कम हो जाते हो, फिर लगातार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐसा का ग्राफ चलता रहता है। तो ये सब चीजें मॉनिटर करती हैं, उसके बाद ही यहां पर कहीं पर निवेश करती हैं। इसी हिसाब से देखिए तो एक्सचेंज रेट जो होता है, अब मान लीजिए $1 जो है वो फॉर एग्जांपल की 40 रुपए का है। ठीक है, अब सडनली $1 जो है वो कितने का हो गया, मान लीजिए 50 रुपए का हो गया, 60 रुपए का हो गया। तो जैसे ये जो डॉलर की कीमत बढ़ती जाती है ना, तो हमारा रुपया क्या होता है, जिसको बोलते हैं कि रुपया क्या हो रहा है, डिप्रेशिएट हो रहा है। तो ये गलत चीज होती है, ये नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, जो डॉलर्स होते हैं उसको मार्केट में फिर से मार्केट में दे देगा, ताकि लोगों के पास अब डॉलर बचे। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, $1 जब 40 रुपए का था, तो मान लीजिए हमने बाहर से कच्चा तेल मंगाया, तो ये कच्चा तेल जब हम बाहर से मंगाते तो हमें 40 रुपए देने पड़ रहे थे। अब डॉलर की कीमत हो गई मान लीजिए 60 रुपए, तो अब जब कच्चा तेल तो उतनी ही क्वांटिटी में आ रहा है, मान लीजिए 1 लीटर आ रहा है, तो यहां पर 1 लीटर के हमें 40 रुपए देने पड़ रहे थे, अब हमें 1 लीटर के 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है रुपए का अवमूल्यन हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी सरकार, कुछ डॉलर्स मार्केट में दे देगी, तो अब लोगों के पास डॉलर चले जाएंगे, तो हमें रुपए की जगह इसको डॉलर में ही पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा रुपए उसको इसका लेवल बचाने के लिए, ठीक है, तो इसको भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमको एक्सचेंज रेट को संभालना है। तो तीनों को एक ही बार में संभालना, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है, और इसी को क्या बोला जा रहा है कि ये एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। उसके पहले मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहला प्रश्न ये करंट अफेयर से मैंने पूछा है आपसे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, जो रॉटरडैम का कन्वेंशन था ये चर्चा में क्यों आ गया, क्या ऐसा इसने करा। दूसरा, मैं एक स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछता हूं, मगर ये पर्यावरण का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पता भी होना चाहिए। पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि पारिस्थितिकी निकेत से आप क्या समझते हैं। चलिए अब पहले प्रश्न पे नजर डालते हैं। क्या राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने की बजाय केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक कार्य कर रहे हैं। भारत में राज्यपाल के पद से जुड़े हाल के विवादों के आलोक में विश्लेषण करें। दूसरा प्रश्न है, भारत दुनिया में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देशों में से एक होने के नाते दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत स्वस्थ समन्वय की आवश्यकता है, इसका आपको विश्लेषण करना है।
दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए, आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले सत्र में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।